वेलकम गाइज ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज क्लास। आज पीजीबीपी का आखिरी क्लास है एंड टुडे विल बी स्टार्टिंग डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। अगर आपको पीजीबीपी का सामने नोट्स दिख रहा है तो आप देख पा रहे होंगे कि एक प्रोफोर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम आपके सामने खुला हुआ है। एक प्रोफोर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम आपके सामने खोला हुआ है एंड वो प्रोफोर्मा में बेसिकली सब कुछ मैंने एक तरफ एक टेबल में बना के आपको दिखाया है कि आप नेट प्रॉफिट से जब ऐड करते हो कि व्हाट आर द आइटम्स व्हिच यू आर गोइंग टू ऐड टू द नेट प्रॉफिट एंड व्हाट आर द आइटम्स व्हिच यू आर जनरली गोइंग टू रिड्यूस फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। तो सारे सेक्शंस में जितने एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं, एक्सपेंसेस डिसअलाउ होते हैं या इनकम टैक्सेबल होता है दूसरे हेड्स में या इनकम एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10 में, वो सबको मैंने कैप्चर किया है इस पर्टिकुलर टेबल में एंड दैट इज व्हाई नाउ व्हेन आई हैव कंप्लीटेड द पीजीबीपी चैप्टर यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस टेबल वेरी वेरी नाइसली। तो वील स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। उसके बाद व्हाट आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर डेबिटेड टू पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बट नॉट अलाउएबल, वो खर्चा जो अलाउएबल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर जो अलाउएबल एक्सपेंस है उसका क्या करेंगे? उसका तो कुछ नहीं होगा ना, बिकॉज नेट प्रॉफिट व्हेन यू आर अराइविंग एट नेट प्रॉफिट यू हैव ऑलरेडी डेबिटेड दोज एक्सपेंसेस, you have already reduced that expenses, so again never you will add back those expenditure because you have already deducted that expenditure, plus you will not reduce that expenditure because आप already वो expense को क्या कर चुके हो, reduce कर चुके हो। तो आपको वापस से less नहीं करना है, ठीक है। देखिए मैं अभी चैट नहीं पढ़ रहा क्योंकि आज कहीं ना कहीं पता नहीं मेरे स्क्रीन से लाइव चैट का ऑप्शन उड़ गया है। तो चलो बढ़िया है, भगवान यही सोच के लाइव चैट का ऑप्शन उड़ाया होगा। तो लाइव चैट का ऑप्शन मेरे स्ट्रीम में मुझे नहीं दिख रहा है। तो आप लोग जो मुझको बोल रहे हो मुझे नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट दिस मोबाइल फोन। ओके, मोबाइल फोन में मैं ये लाइव स्ट्रीम चालू करके रखा हूँ बट आई एम नॉट गोइंग टू सी एनीथिंग, ठीक है। फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके क्लासेस देखिए। जब क्वेरी सेशन लास्ट में हम लेंगे तब आपको क्वेरी सेशन के बारे में मैं मतलब अनाउंस बता दूंगा एंड देन आई विल स्टार्ट चीइंग माय चार्ट स्क्रीन। सो राइट नाउ फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करना है टुवर्ड्स व्हाट आई एम टीचिंग यू, टुवर्ड्स व्हाट आई एम डिस्कसिंग, सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द टुडेज आउट ऑफ टुडेज क्लासेस, ठीक है। सर थोड़ा रिविजन कराओ पीछे से, आई एम सो सॉरी, रिविजन ऑलरेडी हो चुका है तो रिविजन का रिविजन कराना डिफिकल्ट है। अभी अपने को वही फोकस करना है जो अपने पहले से कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो करा चुके हैं। मैं रिवीजन ही करा रहा हूँ एक तरीके से। डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब आप वो बुक्स का डेप्रीसिएशन ऐड करोगे जो आपने बुक्स में लिया था, अब आप उसे ऐड करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको इनकम टैक्स का डेप्रीसिएशन लेस होता है। इनकम टैक्स का जो खर्चा है वो क्या होता है, डिसअलाउ हो जाता है। 40A में मैंने आपको पढ़ाया था। डिसअलाउंस अंडर 40A आइए, ये अपने पढ़े थे। ये आपका क्या होता है, पेमेंट्स टू नॉन रेसिडेंट जिसमें टैक्स आपने डिडक्ट नहीं किया, या पेमेंट्स टू रेसिडेंट 40 होता है रेसिडेंट के लिए और नॉन रेसिडेंट्स के लिए होता है 100% पेमेंट्स अंडर सेक्शन 40A। 40A2 क्या हो गया, जो भी आपने एक्सेसिव पेमेंट किया रिलेटेड पार्टीज को, तो वो एक्सेसिव एफएमवी के ऊपर जितना आपने पेमेंट किया है दैट विल बी डिसअलाउड अंडर 40A कैपिटल 2। एनी पेमेंट मेड टू पार्टनर्स इन केस ऑफ फर्म ओनली बाय वे ऑफ सैलरी, बाई वे ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस और कमीशन। मतलब सर क्या, आपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया, एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया तो उस पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन मिलता है सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस और कमीशन में, और वहाँ पे एक लिमिट इंपोज किया जाता है अंडर सेक्शन 40B। यहाँ पे अपने बात किए तो, और यही अपना एक थोड़ा सा टॉपिक है जो अपने नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे, विच इज अप टू 3 लाख का बुक प्रॉफिट्स पे आपको 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर पे आपको डिडक्शन मिलता है फॉर रेम्यूनरेशन, और बैलेंस बुक प्रॉफिट्स पे 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट्स इज अलाउएबल एज डिडक्शन। दिस इज द लिमिट विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 40B। नाउ दिस लिमिट you will compare it with the actual remuneration paid, whichever is lower will give you the total deduction which you are going to get for a partnership firm on the payments of remuneration to the पार्टनर्स। सिमिलरली इंटरेस्ट के केस में भी 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट तक अलाउ होता है। ओवर एंड अबव 12% पर एनम वॉट एवर फर्म इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन टू द पार्टनर्स दैट विल बी डिसअलाउड इन द हैंड्स ऑफ द फर्म, ठीक है। सो दिस इज फॉर इंटरेस्ट एंड फॉर रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट आता है डिसअलाउंस अंडर 40A3, अपने पढ़े थे। कैश पेमेंट्स मेड और अदर देन प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में आपने जो पेमेंट किया है एक सिंगल डे में, अदर देन प्रिस्क्राइब मोड्स में अगर आपने पेमेंट की एक्सीडिंग 10,000 तो वो कैश डिसअलाउ हो जाता है 48(3) में। यहाँ पे 6DD पढ़े थे कि 6DD वाले सिचुएशंस में वो नहीं होगा, 6DD में वो
नहीं होगा। बस पीजीबीपी का लास्ट एक रिवाइज ही करा रहा हूँ मैं ताकि टेबल आपके दिमाग में याद हो जाए। 43B में डिसअलाउ करेंगे आप अगर एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे आपका डिडक्शन आप तभी मिलेगा जब एक्चुअल पेमेंट है, तो 43B बेसिस पे आपका डिसअलाउंस हो सकता है। कुछ पर्सनल खर्चे आपके डिसअलाउंस हुए जा सकते हैं एडिशन एज पर सेक्शन 37। उसके बाद कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने किया तो वो भी डिसअलाउ होगा। कोई कैपिटल नेचर के रिपेयर्स किए वो भी आपका डिसअलाउंस होगा। अगर आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर अमोटाइज करना है आपको, मतलब आपने 100 रुपया पूरा डेबिट किया बट यू विल बी गेटिंग ओनली 1/5, सो व्हाट यू विल बी डूइंग, 4/5 of 100 that is 80 rupees, 4/5 of 100 that is 80 rupees you will disallow because आपको 4/5 ही allow होगा, I mean 1/5 ही allow होगा। Similarly any fine penalty you paid for infringement of any law or any contract, so वो जो penalty आप पे करो वो भी disallow होगा। कोई भी खर्चा आप इनकम उस इनकम को कमाने के लिए पे कर रहे हो जो ऑलरेडी दूसरे हेड में टैक्सेबल है। एग्जाम्पल मान लो म्यूनिसिपल टैक्स आपने पे किया, वो म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन यू हैव टेकन इन हाउस प्रॉपर्टी, और वो हाउस प्रॉपर्टी में आप डिडक्शन ले चुके हो तो पीजीबीपी में आप थोड़ी ना वापस डिडक्शन होंगे, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक। बट वो बिल्डिंग के लिए जिसका इनकम आपके स्टॉक का है, वो बिजनेस बिल्डिंग आपका स्टॉक इन ट्रेड है, तो उसका इनकम अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल है, सो हेंस फॉरवर्ड उसका म्यूनिसिपल टैक्स भी यू विल बी गेटिंग डिडक्शन अंडर पीजीबीपी। नेक्स्ट आता है गाइस, कोई भी तरीके का अगर मैंने सम पेमेंट किया है एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन स्कीम एक्सीडिंग 10% ऑफ द सैलरी, ठीक है, ये भी हम लोग ने सेक्शन 36 में पढ़ा था कि अगर आपने 10% तक आपको डिडक्शन दे देंगे, ओवर 10% ऑफ सैलरी अगर पेंशन स्कीम में आप कंट्रीब्यूट करते हो एम्प्लॉय का, तो आपको डिसअलाउ किया जाएगा ओवर एंड अबव 10% ऑफ सैलरी। तो ये था सारे के सारे खर्चे जो आपको एड बैक करना पड़ता है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर विच इज अलाउएबल एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएनएल, मतलब सर कौन कौन सा खर्चा जो पीएनएल में आपका डेबिट ही नहीं होता, यानी ये वो सारे खर्चे हैं, वो सारे स्पेशल डिडक्शंस है जो कभी भी पीएनएल में डेबिट नहीं होता। तो ये कौन कौन से डिडक्शन है एक बार मैं आपको फटाफट बताता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल स्पेशल है जो इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया जाता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेबिटेड नहीं है तो डेबिट करो अगर वो अलाउएबल है तो, दैट इज वाई दीज आर द स्पेशल डिडक्शंस जो अपने सेक्शन 35 सीरीज में पढ़े थे। सबसे पहले डेप्रीसिएशन जो है ये अपने को पता है, क्योंकि बुक डेप्रीसिएशन वी हैव एडेड, नाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस टैक्स डेप्रीसिएशन एज पर रूल 5 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स, जो ब्लॉक बेसिस पे यू आर गोइंग टू कंप्यूट। नेक्स्ट, एडिशनल डेप्रीसिएशन, दिस इज 3212, दिस इज 3212, और एडिशनल डेप्रीसिएशन जो होता है वो है 3212A, एडिशनल डेप्रीसिएशन होता है 3212A, दैट इज एडिशनल डेप्रीसिएशन आपको मिलता है, वो भी आप यही से क्या करोगे, माइनस करोगे। इसका प्रोविजन में डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, हाउएवर यहाँ पे डिटेल में प्रोविजन दिया हुआ है। देन यू ऑल्सो गेट, इफ यू रिमेंबर, 32AD का डिडक्शन, बिकॉज ये सारे वो डिडक्शंस है जो गाइस पीएनएल में डेबिट नहीं हुआ है बट यू हैव टू रिड्यूस इट, सो आई एम रिड्यूसिंग इट फ्रॉम माई नेट प्रॉफिट्स। देन कम्स ऑल दी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर विच यू आर गोइंग टू गेट एज अ डिडक्शन, स्पेशली दोस कैपिटल एक्सपेंडिचर डिडक्शन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो आप डिडक्शन ले चुके हो, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो आप पीएनएल में डेबिट नहीं करते ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी अगर आपको डिडक्शन मिल रहा है तो यू हैव टू रिड्यूस इट फ्रॉम योर नेट प्रॉफिट्स, ओके। देन कम्स इन्वेस्टमेंट लिंक्ड डिडक्शंस व्हिच वी नो अंडर सेक्शन 35AD। 35AD में वो सारे स्पेसिफाइड बिजनेस है जिसके डिडक्शंस आपको 100% मिल जाते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन यू गेट, सो अगेन यू विल रिड्यूस इट फ्रॉम योर नेट प्रॉफिट्स। देन कम्स इनकम्स व्हिच आर क्रेडिटेड टू पीएनएल बट इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम टोटल इनकम आइदर बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट और इट इज टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम। ये क्या है, दूसरे हेड्स ऑफ इनकम में क्या है, ये टैक्सेबल होता है। तो अगर ये पीएनएल में क्रेडिटेड है तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या ये एग्जेम्प्ट इनकम है, लाइक डिविडेंड इनकम हुआ एक तरह का एग्जेम्प्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एक तरह का हुआ एग्जेम्प्ट इनकम, या कोई ऐसा इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या फिर कोई तरह का विनिंग फ्रॉम लॉटरी इनकम, ये सब आपका क्रेडिटेड है पीएनएल में, तो आपको ऑब्वियसली इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा फ्रॉम नेट प्रॉफिट, सो दैट यू कैन टेक अवे टू another head of income, so you will reduce it. So dividend income, first of all you will reduce it because it is exempt under section 1034, or if section 115 BBDA is also applicable, you will tax it under income from other sources, because we studied income from other sources that section 56(2) specifically includes dividend income. So above 10 lakhs whatever income
आई मीन इनकम तो आपका आ रहा है, बट टैक्स रेट के हिसाब से वी आर गोइंग टू टैक्स इट ओनली एट द रेट ऑफ 10% ऑन अबव 10 लाख रुपीज. आई होप इट इज क्लियर. देन कम्स एग्रीकल्चरल इनकम. इवन देन you have to reduce it because it is exempt under section 10. or there are certain incomes which are taxable under other heads of income. ये बहुत examples मैंने लिया है. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हुआ या सेविंग्स बैंक हुआ, एफडी हुआ, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है. profit on sale of capital asset, you have profit on sale of asset, this is taxable under capital gains. Or some rent from house property, this is taxable under income from house property. Or some winning from lotteries, horse race games and all, this is taxable under income from other sources. और gift, याद रखना gift जो है वो exempt होता है या taxable होता है under the head income from other sources. अगर आपने रिसीव किया है गिफ्ट तो आपको अदर सोर्सेज में ले जाना पड़ेगा. फिर अदर सोर्सेज में व्हाटएवर टैक्स ट्रीटमेंट यू हैव टू डू, यू डू इट, बट यू हैव टू रिड्यूस इट फ्रॉम नेट प्रॉफिट्स बिकॉज दिस इज डेफिनेटली नॉट लिंक्ड टू योर पीजीबीपी इनकम. ठीक है. इनकम टैक्स रिफंड, वेरी इंपॉर्टेंट. इनकम टैक्स रिफंड गाइस, बस मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाला हूँ, बस मेरे को 5 मिनट दीजिए, थोड़ी देर में मैं आपको दिखा दूंगा डिडक्शंस का चैप्टर, बस ये खत्म होने वाला है. इनकम टैक्स रिफंड नॉट टैक्सेबल, वेरी इंपॉर्टेंट. ये कहीं लॉ में लिखा नहीं है, बट दिस इज एज पर द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी. व्हेन म्यूचुअल इनकम टैक्स इज पेड, दैट इज नॉट अ डिडक्शन. आई रिपीट, व्हेन इनकम टैक्स इज पेड, दैट इज नॉट अ डिडक्शन, वो डिसअलाउ होता है. इवन व्हेन इनकम टैक्स इज रिफंडेड, हाउ कैन आई इम्पोज इनकम टैक्स ऑन इनकम टैक्स रिफंडेड? बिकॉज इनकम टैक्स इज अ टैक्स, दैट्स नॉट an income. So when I paid it, उसका तो डिडक्शन मुझे मिला नहीं था. अब जब मुझे वापस मिल रहा है, सम रिफंड मिल रहा है. रिफंड क्यों मिलेगा इनकम टैक्स का? when your TDS और when your advance tax is more than your final tax liability. वो अपने पढ़ेंगे रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर में. So in that case you are going to get income tax refund. Now when you are going to get income tax refund guys, clearly let me tell you, ये आपके PNL के क्रेडिट साइड में आपको फीलिंग आएगा यार इसको टैक्स करते. टैक्स क्यों होगा? इट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल. इट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल अंडर एनी अदर हेड्स. लेकिन अगर यही इनकम टैक्स रिफंड में अगर इंटरेस्ट आता, गवर्नमेंट आपको इनकम टैक्स रिफंड के साथ इंटरेस्ट दे रहा है, सो दैट विल पार्टेक द नेचर ऑफ द इनकम, because that's not income tax, that is interest on income tax. So interest on income tax will be taxable under other sources, so you'll reduce it from net profits and then you will take it to your other sources. तो यहाँ पे आप नहीं लेंगे, यहाँ पे आप इनकम टैक्स रिफंड माइनस करेंगे एंड इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड भी आप माइनस करेंगे. आप माइनस करोगे दोनों चीज, बट इनकम टैक्स रिफंड यू विल नॉट टैक्स इट एनी अदर एल्स, बट इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स यू हैव टू टैक्स इट अंडर अदर सोर्सेज. ठीक है, यही चीज मैं नेक्स्ट लाइन में ऑलरेडी समझा चुका हूँ. अब आते हैं गाइस लास्ट में डीम्ड इनकम. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 41 दैट देयर आर सर्टेन इनकम्स व्हिच हैज टू बी टैक्स्ड अंडर पीजीबीपी इवन इट इज नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल. तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. से फॉर एग्जांपल आपका कोई बैड डेट है, वो अभी रिकवर हो गया. You have a bad debt which got recovered now, and वो bad debt का deduction आप पिछले साल ले चुके हो. So the law says that if you have already recovered the bad debt which you have taken deduction, so that recovery will be taxable in the year in which the bad debt is recovered. So bad debt is which is allowed as deduction in an earlier period is now recovered is deemed to be your income. तो आपको इसको add करना पड़ेगा. Similarly, if your any trading liability, ये भी section 41 में अपने पढ़े थे, अगर trading liability आपका है which is related to revenue nature and which is related to your business, in that case if that is getting waived off, or that is getting ceased to operate, you don't have to pay any further liabilities because which was outstanding in your name in the books. In that case वो भी deemed income की तरह माना जाता है. Finally ये सब आप add करते हो and then you get PGBP income. So ये एक छोटा सा समरी था जो मैं ट्राई किया कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम बताने का. ठीक है, so here we end PGBP chapter. I hope you understood the main concept of PB chapter. अगर आप important सेक्शंस का बात करो तो आप 2 मिनट में समझ लो कि सर कौन कौन से सेक्शंस है जो पीजीबीपी में इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले डेप्रीसिएशन के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है पीजीबी में, चाहे वो 32(1) हो 2 आई मीन 32(1)(2) हो, 32(1)(2)(a) हो, 32AD डिडक्शन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड न्यू मशीनरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, बिहार वाला सेक्शन हो. ये 3 सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन कम्स अलाउंसेस सेक्शन में सेक्शन 37 इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 37 में जो नेचर बताता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 36 बहुत इंपॉर्टेंट है. साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 के जो सीरीज हम लोग ने पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अमोर्टाइजेशन इज वेरी सिंपल, तो उसको मैं बोलूँगा नहीं छोड़ने के लिए बिकॉज एवरीथिंग इज सेम नेचर. तो अमोर्टाइजेशन का पार्ट भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है एग्जाम्स के लिए, वो जेन्युइनली आपके एग्जाम्स में आता है. देखिए पीजीबीपी में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है क्योंकि मैं वही पढ़ा हूँ जो इंपॉर्टेंट है. देर आर सम सेक्शंस विच आई नो, 2-3 सेक्शन है जो मैंने थोड़ा सा स्किप कराया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. वो चीज़ आप
खुद से घर पे भी कर सकते हो। जैसे सेक्शन 41 है, सेक्शन 41 में रिकवरी ऑफ बैड डेट्स की भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं अभी आपको समरी में शॉर्ट में बता दिया, बट यू नो दैट दैट इज ओके, दैट इज सिंपल। सो वो चीज़ मैं कवर नहीं किया हूँ, ठीक है, बट बाद बाकी चीज़ जो मैं कवर किया हूँ उसमें आप कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते। सेक्शन 36 है, सेक्शन 37 है, अगेन दैट कम सेक्शन 35 का जो स्पेशल सेक्शन के सीरीज है वो भी रेलिवेंट है। देन कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच आई अंडरस्टैंड सेक्शन 40 एंड 40A। 40 और 40A गाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। 40 में भी वो दो सेक्शन TDS वाले 40I एंड 40IA, एंड 40 कैपिटल ए में कैश पेमेंट वाले सेक्शन 48(3) एंड 48(2). दिस टू सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू आर नोटिंग ऑल दिस। 48(2) एंड 48(3) ये दो सेक्शन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। उसी के साथ 43B भी आता है कि कौन कौन से डिडक्शंस है जो आपको पेमेंट बेसिस पे मिलता है, और उसी के बाद इंस्टीट्यूट कैन आस्क यू कि व्हेन योर बुक्स और अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड एंड व्हेन ऑडिट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, वो होता है 44AB। एंड लास्ट में है presumptive taxation scheme. Presumptive taxation scheme talks about AD, 44AD, 44ADA एंड 44A। ये तीनों सेक्शन में presumptive taxation scheme की बात की गई है। तो ये पूरा एक समरी है पीजीबीपी का, यही से पूरा पीजीबीपी जनरल एडजस्टमेंट्स जो आप करते हो वो यही से पूरा पूछ लिया जाता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली व्हेन अ पीजीबीपी सम इज सॉल्व्ड, योर अदर हेड्स ऑफ इनकम विल आल्सो बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू डू नॉट नो दैट दिस पर्टिकुलर इनकम इज टैक्स्ड इन द अदर हेड्स, then how will you reduce? So PGBP is a composite chapter and that is why I taught you at the end, क्योंकि ताकि आप बाकी सब कर लो तो उसके बाद आप पीजीबीपी करो। इसका लास्ट में इन दिस डॉक्यूमेंट लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने एक करवाया है, ठीक है। इन दैट क्वेश्चन बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग वेदर यू शुड गो फॉर नॉर्मल स्कीम और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। सो ये आपके ऊपर है। तो आप नॉर्मल स्कीम में कंप्यूट करोगे पीजीबीपी इनकम, एड लेस। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में 8% के हिसाब से आप 44AD में कंप्यूट करोगे, विच एवर इज बेनिफिशियल टू यू, यू कैन क्लेम दैट। बट ये ध्यान रखना, अगर प्रिजम्पटिव से लोअर क्लेम कर रहे हो आप तो यू हैव टू गेट योर बुक्स ऑफ ऑडिट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन एंड ऑडिट डन। लेकिन अगर आप नॉर्मल प्रोविजन में ही क्लेम कर रहे हो, आई मीन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में ही क्लेम करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्लेम कर सकते हो। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। यहाँ अपने ख़त्म करते हैं पीजीबीपी का सारा इंपॉर्टेंट sections and chapter. Thank you so much.